जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की 17th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर, जहां पर हम आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इवेंट्स को कवर करेंगे जो आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड है। और लास्ट में हम इन सभी टॉपिक से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम जानेंगे। तो इस सेशन को अपनी तरफ से लाइक शेयर कर दें और अगर आप नए हैं तो फैक्ट क्लिकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट के साथ। यहां पर कहा गया कि नथिंग वर्थ हैविंग कम्स इजी, यानी कि किसी भी चीजों की प्राप्ति जो है आसानी से नहीं हो जाती, उसके लिए संघर्ष, बलिदान, परिश्रम लगा करता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में दिए गए क्वेश्चन ऑफ द डे को हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप सभी से होमवर्क पूछा गया था कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय मूलभूत रूप से कितने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार थे? ऑप्शन है 4, 7, 9 या फिर 12। आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है विद एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट आप सभी के आंसर्स आने चाहिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है when the Indian Constitution came into force it basically gave 7 fundamental rights, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही था। However, right to property was removed as a fundamental right through 44th Constitutional Amendment in 1978। अब ये 300 ए में आपका चला चुका है, 301 ए में गाया है। इन 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एडेड। ठीक है, तो आरटीई जो आपका था उसके अंतर्गत जो है हमारे राइट टू एजुकेशन को 2009 में ऐड कर लिया गया था। इसके लिए 82nd अमेंडमेंट एक्ट भी आया हुआ था। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को देखें जो कि भारतीय संविधान के पार्ट 3 में है, तो इसमें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29-30 और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 आपका दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को ही संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। तो ये था आज की इस होमवर्क का क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अवार्ड इवेंट के साथ। यहाँ पर आप सभी भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देख पा रहे हैं। तो इन्होंने कल ही यानी कि 16 मई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 58 ज्ञानपीठ अवार्ड आपके सभी रेसिपिएंट्स को दिया हुआ है। इस बार 2 विजेता इसके थे, उनका नाम तो पहले ही घोषित कर दिया गया था, जिसमें संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं और इनको जो है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। President also congratulated Guljar for the Jnanpith Award, who could not attend the award ceremony due to his health issues। तो ये आपके गुलजार हैं। कई हिंदी फिल्मों में इनके द्वारा जो है लिरिक्स लिखे गए हैं, तो इनको दिया गया है। और जो है साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। तो इन दोनों के नाम आप सभी राइट डाउन कर लीजिए। ये एक लिटरेरी अवार्ड है, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति बेहतर करता है उसको भारत सरकार ये पुरस्कार देती है। द प्रेसिडेंट सेड द लिटरेचर यूनाइट्स एंड अवेकन सोसाइटी फ्रॉम द सोशल अवेकनिंग ऑफ 19th century to our freedom struggle in the 20th century poets and writers have played a great role in connecting people। और आपको याद होगा जब भारत की स्वतंत्रता की मांग हो रही थी तो उस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम के गीत को कंपोज किया गया था। और अब वंदे मातरम हमारा जो है राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वहीं पर राष्ट्रपति जी कहती हैं कि फ्रॉम वाल्मीकि व्यास कालिदास टू द वर्क्स ऑफ इटर्नल पोएट्स लाइक रविन्द्रनाथ टैगोर वी फील द पल्स ऑफ अ लिविंग इंडिया। द पल्स इज द वॉइस ऑफ इंडियननेस। अगर आप भारत में साहित्य विधा को देखेंगे तो ये अलग अलग भाषाओं, बोलियों में व्याप्त है और इस कारण से इन सभी चीजों को देखते हुए ज्ञानपीठ अवार्ड का गठन किया गया है। द प्रेसिडेंट प्रेज द भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट फॉर अवार्डिंग आउटस्टैंडिंग लिटरेचर्स of various Indian languages since
1965। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करें तो इसका गठन सबसे पहली बार 1961 में किया गया था, ठीक है। और इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं टोटल 22 हैं, ठीक है। तो उसमें 8 स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आपका रखा गया है। इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड वाज द मलयालम राइटर जी शंकर Kurur, who received the award in 1965 for his collection of poems, The Bamboo Flute, originally known as the Oda Khuzal, okay, जिसको 1950 में आपका पब्लिश किया गया था और 1965 में इनको इस विधा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। वहीं पर अभी जो इसकी कैश प्राइस चल रही है लगभग आपकी 17 लाख के करीब है। इन 1976 बंगाली नोवेलिस्ट आशा पूर्णा देवी बिकम द फर्स्ट वुमेन to win the award and was honored for the 1965 novel Protham Protishruti, the first promise, the first in the trilogy। तो दोनों महिला पुरुष का नाम आपसे को पता रहना चाहिए कि इनके द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड आपका डिफरेंट ईयर में और इनके अलग अलग विधाओं के लिए जीता गया है। इसमें कहा गया कि अगर आप इसके रेसिपिएंट मोस्ट रिसेंट रेसिपिएंट्स को देखें तो इनका नाम है हिंदी ऑथर विनोद कुमार शुक्ला। 2024 में इनको ये पुरस्कार आपका मिला है और अब 2025 में गुलजार और राम भद्राचार्य जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो इवेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। आज 17 मई है और आज पूरा विश्व वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मना रहा है। अब देखिए टेलीकम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि किसी भी मैकेनिकल वे में यंत्र से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे आप उससे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, किसी भी वे में आप उससे कम्युनिकेट करिए। तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन एजेंसी के द्वारा डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए ना इस डे को मनाया जाता है, क्योंकि इस डे की फाउंडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। और इस बार ITU जो है अपनी 160th एनिवर्सरी भी मना रही है। तो इससे इनका रोल जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हाईलाइट होता है। और आज हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मना रहे हैं। इसमें कहा गया है कि 17 में मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन एंड द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस डे की तो सबसे पहले इसको 17 में 1969 से मनाया जा रहा है, मार्किंग दी फाउंडिंग ऑफ ITU एंड द साइनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन दी 1865। तो ये बात रही थी आपकी इस इम्पॉर्टेंट डे की। अब हम जानेंगे इंडियन आर्मी की तैयारियों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अभी इंडियन आर्मी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो है तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया और ये इंडियन आर्मी की अब तक की नॉर्थ ईस्ट में होने वाली बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। तीस्ता भारत की एक नदी है, ठीक है, भारत की नदी है, इन द रिवराइन टेरेन ऑफ नॉर्थ बंगाल, शोकेसिंग ज्वाइंट वेलफेयर कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। इसको हमारी सेना के द्वारा पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आपका कंडक्ट किया गया। एम टू सिमुलेट एंड वैलिडेट कॉम्बैट ऑपरेशन इन चैलेंजिंग रिवराइन एंड ऑल टेरेन इन्वायरमेंट। 1971 का युद्ध तो आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें भारत ने जो है ऑपरेशन चलाया था और बांग्लादेश के मुक्ति का अभियान प्रशस्त किया और ये सभी जो ऑपरेशन थे वो बंगाल की तरफ से हुए थे। अगर आप इस एक्सरसाइज के बारे में बात करोगे तो हमारे जो इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, उनकी त्रिशक्ति कोर के द्वारा इस युद्धाभ्यास को कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, पैरा स्पेशल फोर्सेस, आर्मी एविएशन और इंजीनियर सिग्नल्स आपके शामिल हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला वैलिडेट ज्वाइंटनेस, जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी जो बटालियंस हैं उनके बीच में ज्वाइंटनेस होना चाहिए। ऑपरेशनल रेडीनेस हमेशा रहनी चाहिए। हम अपने टेक्नोलॉजी के साथ वॉरफेयर में इंटीग्रेट कर सकें और फ्यूचर कॉम्बैट ऑपरेशंस को सही तरीके से कर पाएं, ठीक है। अगर आप तीस्ता रिवर के बारे में जानना चाहोगे तो देखिए, तीस्ता रिवर एक 414 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है, वो भी जो है आपका पनहुरी माउंटेन से ईस्टर्न हिमालय की तरफ आपकी फ्लो होती है
और सिक्किम राज्य से जाती हुई वेस्ट बंगाल में जाती है। इसके बाद ये बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में बहती है। इसका सोर्स क्या है? सोलामो लेक है, याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरोनेशन ब्रिज से होते हुए जाती है, 414 किलोमीटर की लंबाई है। ये कहाँ पर मिलती है? ब्रह्मपुत्र और जमुना रिवर पे मिल जाती है, ठीक है। ये सिवोकी, रैंगपुर, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी से होकर आपकी जाती है। ये एक्सरसाइज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हो कि भारत के लिए अभी एक नई समस्या के रूप में पिछले साल से बांग्लादेश आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन अमेरिका के द्वारा करवाया गया। अमेरिका के डीप स्टेट का उसमें काफी बड़ा रोल था और शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया। शेख हसीना अभी भी भारत में रह रही हैं। और आपको मैं लेटेस्ट न्यूज ये बता दूं कि कल रात को ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोभाल सभी ने एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड अपनी मीटिंग को किया हुआ है, ठीक है। उस मीटिंग में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये बांग्लादेश है, ढाका इनकी कैपिटल है और भारत चाहता है कि अब यहाँ पर शेख हसीना फिर से आए और यहाँ पर जितने भी जिहादी तत्व हैं उनको हटाया जाए, ठीक है। तो इसलिए इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज इस विषय से संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इवेंट की तरफ। द BCAS रिवोक्स सेलेबीज सिक्योरिटी क्लियरेंस। अभी आपने देखा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट के साथ सहायता टर्की के द्वारा प्रोवाइड की गई और टर्की ने तो खुलेआम कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इस कारण से हम इनका सहयोग करेंगे। और इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा टर्कीज बेस्ड ग्राउंड हैंडलिंग जो कंपनी जिसका नाम सेलेबी सिक्योरिटी है उनसे क्लियरेंस को हटा लिया है। और ये क्या करते थे इंडियन एयरपोर्ट पे? सो इट प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैगेज हैंडलिंग, कार्गो लोडिंग, अनलोडिंग, एयरक्राफ्ट क्लीनिंग, tarmac operations. It had a significant presence in the Indian civil aviation since 2009. जब कांग्रेस की सरकार यूपीए सेकंड में थी तब से इनको क्लियरेंस मिला हुआ था और हमें तो उनकी सहायता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो हमारे दुश्मन को सहायता देते हों। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। BCAS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है और सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया की एक रेगुलेटरी बॉडी है। हिंदी में इनको हम नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के नाम से जाना करते हैं। जो पुलिस के डीजी होते हैं, डीजीपी होते हैं ना, उस डीजीपी ऑफिसर के रैंक को इनके द्वारा हेड किया जाता है। BCAS को हेड करते हैं और उनकी रैंक डीजी महानिदेशक वो जाने जाते हैं। अभी इनके जो है डीजी कौन है? राजेश निर्वाण है, 1992 IPS ऑफिसर राजस्थान कैडर के हैं और इसकी सिक्योरिटी अभी ये संभाल रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट इवेंट है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप पिक्चर में तो समझ गए होंगे कि आपके पंकज आडवाणी हैं, बिलियर्ड जिसको स्नूकर कहते हैं उस खेल से संबंधित हैं। इनके द्वारा जो है 2025 का CCI बिलियर्ड्स क्लासिक टाइटल को जीत लिया गया है जिसको अभी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में कंडक्ट करवाया गया था और इन्होंने फाइनल में ध्रुव सितवाला को 5-2 से फाइनल मैच में हरा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी इनकी आपकी जीत है। तो इन्होंने टोटल 28 वर्ल्ड चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। इस खेल में जो प्राइज मनी है विनर के लिए 2.5 लाख है और रनर अप के लिए जो है 1.5 लाख रहा करती है। चलिए नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। वैसे तो ये 16 मई का इम्पॉर्टेंट डे था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो हर साल इसको वैश्विक स्तर पर 16 मई को मनाया जाता है और इस बार इनकी थीम रखी गई है लाइट इनोवेशन सोसाइटी। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो हम सभी ने सुना होगा, उन्होंने पहला बल्ब का आविष्कार किया था और उसके बाद से इस डे को आपको मनाया जाता है। तो इस बार की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमको काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है। इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट यूनेस्कोज हेडक्वार्टर एंड वर्ल्ड वाइड प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ लाइट्स क्रूशियल रोल इन द साइंटिफिक एडवांसमेंट। आजकल तो LED लाइट्स आपकी चल गई हैं, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, जो कि बिजली की खपत को कम करती हैं और रोशनी काफ़ी अच्छे मात्रा में देती हैं। अगर आप इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहोगे तो इसमें कहा गया है कि द डे कमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल
लेजर ऑपरेशन बाय द थियोडोर मेमैन ऑन May 16, 1960 और इसका पहला सेलिब्रेशन 2018 से आपका मनाया जा रहा है। इसको प्रपोज करने में बहुत सारे देश आपके सामने आए थे जिनके नाम अभी आप देख पा रहे हो। इसी के साथ इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें कि लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे काम में आती है। लाइट का इस्तेमाल तो देखने में भी होता है और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस में होता है, जैसे कि मेडिसिन में एक्सरे, लेजर सर्जरी, फोटोथेरेपी, कम्युनिकेशन में फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट, एनर्जी में सोलर प्लांट, लाइटिंग सिस्टम, आर्ट एंड कल्चर में फोटोग्राफी, प्रोजेक्शन, साइंटिफिक रिसर्च, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे सिक्किम राज्य का अभी 50th एनिवर्सरी डे कल ही मनाया गया है। ठीक है, तो जो हमारा सिक्किम राज्य है, अब इनको आपका भारत का राज्य बने कुल 50 साल आपके हो गए हैं। इससे पहले भी ये भारत के आपके हिस्से थे और सिक्किम राज्य को लेने के लिए भारत को 1967 में चीन से युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, चोला इंसिडेंट उसको कहा करते हैं। तो 22nd स्टेट भारत का ये वर्ष 1975 में हमारे संविधान में 36वां संशोधन करके आपका बनाया गया था और एक कोवर्ट ऑपरेशन भी इसके लिए इंदिरा गांधी ने चलाया था। दिस ट्रांजिशन ऑल्सो सॉ द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371F into the constitution which guarantees special protections to Sikkim and preserve its distinct legal culture एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन जैसे कि हिमाचल प्रदेश को मिला है, इनको भी आपका दिया गया है। इन 2003 सिक्किम कमिटेड टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। बाय 2016 इट बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, अ माइलस्टोन इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, चीफ मिनिस्टर अभी इनके प्रेम सिंह तमांग हैं, गवर्नर इनके ओम प्रकाश माथुर हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है, नेपाली है, भूटिया, लेप्चा है ना, तो अलग अलग लोग इसमें रहा करते हैं। लिटरेसी रेट 81.4% चल रहा है। स्टेट एनिमल रेड पांडा है, हाईएस्ट पीक इनकी माउंटेन कंचनजंगा है और असेंबली सीट 32 है। लोकसभा सीट यहाँ से एक आती है और राज्यसभा सीट भी इसमें से एक आती है। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे। ये भी इंडियन आर्मी की एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसका नाम राहत आपका रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो जरूर पूछे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। कमिंग टू द क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज which organization is responsible for regulating civil aviation security in India? ऑप्शंस आर AAI, DGCA, BCAS या फिर इंडियन एयरफोर्स। फटाफट आप सभी अपने आंसर बताइए और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इनको शॉर्ट फॉर्म में BCAS कहा करते हैं। अगला प्रश्न, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ द BCAS? अजय भल्ला, राजेश निर्वाण, अरविंद कुमार, आलोक वर्मा। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, दैट इज द राजेश निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डिड BCAS टेक अगेंस्ट Celebi company and its associated companies? Awarded them a security contract, granted new routes, revoked their security clearance, offered them a merger opportunity? तो अभी इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और इनका जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस था उसको हटा लिया गया है। इसका अर्थ है कि अब ये जो भी लागत से रिलेटेड काम करते थे वो नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न, हु रिसीव्ड द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड along with the गुलजार? पंकज आडवाणी, जगतगुरु रामभद्राचार्य, आशा पूर्णा देवी, जी शंकर, कुरु। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन फॉर? ये जो पुरस्कार है वो किस फील्ड में दिया जाता है? एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स, कंट्रीब्यूशन टू एविएशन, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स लिटरेचर या फिर सोशल सर्विस? तो इस पुरस्कार को हमारी भारत सरकार के द्वारा आपके लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द ज्ञानपीठ अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? 1955, 61, 75 या फिर 1980? तो इसका जो भी आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इन द ईयर ऑफ 1961। और इसको देने की शुरुआत जो है 1965 से हुई थी। अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? जगतगुरु रामभद्राचार्य जी,
आशापूर्णा देवी, जे शंकर कुरूप या फिर गुलजार? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मलयालम आपके पोएट थे जी शंकर कुरूप, 1965 में इनको दिया गया था। विच नोवेल अर्न आशापूर्णा देवी द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1976? ओडा खुजाल, पुरोतोम प्रतिश्रुति, गोदान, द बैम्बू फ्लूट? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मी एक्सरसाइज कंडक्टेड इन द नॉर्थ बंगाल? डेजर्ट स्टॉर्म, वायु शक्ति, तीस्ता प्रहार, त्रिनेत्र? तो इस एक्सरसाइज का नाम है आपका तीस्ता प्रहार। अगला प्रश्न, विच इंडियन आर्मी कमांड कंडक्टेड एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार? वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड? तो इस एक्सरसाइज में हमारी ईस्टर्न कमांड आई है। आर्मी की मैं आपको बता दूं टोटल 7 कमांड्स हैं, ठीक है, जिसमें ईस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो आपके कहाँ पर है? कोलकाता में है ना। और इस एक्सरसाइज को स्पीयर कोर के द्वारा कंडक्ट किया गया है। अगला प्रश्न, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे सेलिब्रेटेड? 15th में, 16th में, 17th में, 18th में? तो WTD डे को जो है हर साल हम 17 मई को यानी कि आज के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इवेंट इज कमेमोरेटेड ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इन 2025? इन्वेंशन ऑफ द बल्ब, डिस्कवरी ऑफ लेजर, 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम्स मर्जर विद इंडिया या फिर सोलर इक्लिप्स? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर पूछा गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, इन्वेंशन ऑफ द बल्ब की तरफ हम जा सकते हैं। अगला प्रश्न, व्हेन वाज द 2025 CCI बिलियर्ड्स हेल्ड? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई। हु डिड पंकज अडवाणी डिफीट टू विन द 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक? गीत सेठी, आदित्य मेहता, ध्रुव सीतावाला या फिर सौरभ कोठारी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आते हैं आज के होमवर्क की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकसभा? GV मावलंकर, रवि राय, PA सांगमा या फिर बलराम झाकड़? इसका आंसर आपको बताना है और हमारे इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने तरफ से लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे फैक्ट क्लिकर चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। जय हिंद।